आज के वीडियो के अंतर्गत हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की परीक्षा में प्राचीन भारतीय इतिहास जो उसके सिलेबस में दिया गया है उसमें एक पॉइंट है सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी और हड़प्पा की सभ्यता से एक या दो प्रश्न आने की संभावना है इस बार। अगर इसके सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो सभ्यता एक चतुर्भुज के आकार में है। इस सभ्यता का विस्तार है, विस्तृत है। यह सभ्यता भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में फैली हुई है और यह सभ्यता पाकिस्तान के सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, इसके अलावा बलूचिस्तान प्रांत और भारत के पंजाब प्रांत और इसके अलावा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में सभ्यता फैली हुई है। अगर इस सभ्यता का विस्तार देखा जाए तो यह सभ्यता जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक फैली है भारत में। इसके अलावा यह सभ्यता का पूर्वी भाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है और इस सभ्यता का बिल्कुल पश्चिमी भाग पाकिस्तान के मकरान तट के पास बलूचिस्तान में यह सभ्यता विस्तृत है। अगर सभ्यता के अन्य तत्वों को देखा जाए कि जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता पंजाब के पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला है वहां स्थित है और इस सभ्यता का जो पता लगा था वर्ष 1921 में लगा था और इसको पता लगाने वाले थे राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सभ्यता का पता लगाया था हड़प्पा सभ्यता का। और इस सभ्यता का जो विस्तार है वो रावी नदी के तट पर है। यह क्वेश्चन आ जाता है किसने खोज की, कब खोज हुई और कहां पर यह सभ्यता स्थित किस नदी के तट पर है। और विश्व की जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं जल की उपलब्धता या जल की अनुकूलता के आधार पर ही स्थापित हुई है और मुख्य रूप से विश्व की लगभग हर सभ्यता किसी नदी तट के किनारे स्थापित हुई है या विकसित हुई है। और दूसरी बात करें दूसरी सभ्यता मोहनजोदड़ो सभ्यता का पता 1922 में लगा था और इसका पता आर.डी. बनर्जी या राखाल दास बनर्जी ने इस सभ्यता का पता लगाया था। और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो सिंधु नदी है उसके तट पर इस सभ्यता का विस्तार है या विकसित हुई या उसके तट पर सभ्यता का पता लगा। और तीसरे नंबर पर जो तथ्य आता है वो लोथल जो स्थान मिला है हड़प्पा कालीन स्थान मिला है। इस लोथल का पता लगा था 1957 में और इसे रंगनाथ राव ने इसका पता लगाया था। और लोथल भोगवा जो नदी है उसके तट पर स्थित है, विकसित हुआ है। इस पर चौथे नंबर पर आता है चंदूहड़ो की सभ्यता। चंदूहड़ो स्थान आता है हड़प्पा कालीन के अंतर्गत। इसका पता 1931 में लगा था और इसका पता लगाया था अर्नेस्ट मैक ने। और चंदूहड़ो ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। इसमें मुख्य रूप जो प्रश्न पूछा जाता है वो रावी नदी के तट पर कौन सभ्यता हड़प्पा है और सिंधु नदी तट पर कौन सभ्यता विकसित हुई है, वो मोहनजोदड़ो सभ्यता विकसित हुई है या वह स्थान मिला है। और अन्य जो सभ्यता वाले स्थान है वो कम ही पूछे जाते हैं, ना के बराबर पूछे जाते हैं। अगर इसमें 5 नंबर देखा जाए तो कालीबंगा पूछ लिया जाता परीक्षाओं में। कालीबंगा ये मिली है, यह सभ्यता स्थान मिला घग्गर नदी के तट पर। इसका स्थान और इसका जो उत्खनन करता है पता लगाने वाले का नाम नहीं पूछा जाता, केवल नदी का तट का नाम पूछा जाता। मुख्य रूप से हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो स्थान मिले इनके नाम और किस नदी के तट पर और कब मिली और किसने खोज की ये पूछा जाता है। इसके बाद छठे पे आता राखी जो गढ़ी सभ्यता है जो भारत के हिसार में अर्थात हरियाणा में है और यह सभ्यता भी घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। और सातवां है कोट की दीजी। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर इस सभ्यता का विकास हुआ। और 8वें नंबर पर आती है बनवाली हरियाणा में मिली है, हरियाणा के साथ मिली है और इस सरस्वती नदी के तट पर इस सभ्यता का विकास हुआ है। और जो सरस्वती नदी है एक वैदिक कालीन नदी है और एक विलुप्त प्राय नदी है ऐसा माना जाता है। और जो घग्गर नदी है वो सिंधु नदी का एक भाग है। और साथ ही साथ जो सरस्वती नदी है वो
घग्गर नदी के रूप में, विलुप्त प्राय नदी के रूप में अभी भी अवस्थित है। इसके बाद मानव स्थान आता है नवा रोपड़। रोपड़ पंजाब में अवस्थित है भारत में, और रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर अवस्थित है। रोपड़ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और बनवारी से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी के तट पर अवस्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा भी कच्छ गुजरात में है और यह सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है। अगर इसका काल निर्धारण की बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कब है, तो उसका 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये इसका काल निर्धारण माना जाता है। इस दरमियान सभ्यता विकसित हुई और इसी दरमियान मेसोपोटामिया की भी सभ्यता विकसित हुई। साथ ही साथ जो रोमन सभ्यता थी वो भी इस दरमियान अपनी चरम अवस्था पर थी। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो सबसे प्रामाणिक ये तिथि मानी जाती है और जो रेडियो कार्बन 14 कार्बन डेटिंग विधि है उसके आधार पर इसका काल निर्धारण किया गया है या पता लगाया गया है। अब इसके बाद इसके अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो चेकर बोर्ड के आकार में थे, अर्थात एक ग्रिड प्रणाली के आकार में थे, जिसमें जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इनके जो मकान थे, मकान के जो मुख्य गेट या दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे बल्कि गलियों में या सहायक जो सड़कें थी उनमें खुलते थे। और इसके अलावा इनमें कुछ भवन 2 मंजिला भी थे और लगभग प्रत्येक घर में एक स्नानागार मिला है। साथ ही साथ प्रत्येक घर में स्नानागार के साथ साथ एक रसोई मिली है और कुछ 2 मंजिला भवन मिले हैं। और यह प्रणाली उस समय जो सड़क प्रणाली थी उस समय तत्कालीन इतिहास में एक सर्वश्रेष्ठ जो प्रणाली उस प्रणाली इसे माना जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य संरचनाएं मिली हैं और हड़प्पा और सभ्यता के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता है और इसके अलावा हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अपने अपने दुर्ग थे, दुर्ग या किले थे, दुर्ग या किले मिले हैं या पाए गए हैं, किले थे। और इसके अलावा इसमें जो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है जिसका प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों के साथ साथ सार्वजनिक स्नान के लिए भी किया जाता था। और इसके अलावा विशाल स्नानागार के साथ ही साथ हड़प्पा के जो दुर्ग है, हड़प्पा में दुर्ग के साथ साथ विशाल अन्नागार मिला है या अन्न भंडार या गोदाम मिला है, अन्न रखने के लिए गोदाम मिला है। और जो जान मार्शल थे इन्होंने उस समय इस विशाल स्नानागार को एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। ये प्रश्न पूछा गया एक बार कि किसने विशाल स्नानागार को आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, वो कहा है जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने। इसके बाद हम बात करते हैं कि कृषि में पहले ये बता देते हैं कि इसमें जो नालियां थी उस समय हड़प्पा सभ्यता की नालियां थी वो ढकी हुई नालियां थी, अर्थात वो नालियां दिखाई नहीं पड़ती थी। इसका मतलब ये था उस समय लोग साफ सफाई के प्रति ज्यादा जागरूक थे। अब हम बात करते हैं कि कृषि क्षेत्र की, उसमें कृषि किस प्रकार की जाती थी और कृषि में क्या क्या पैदा किया जाता था। जो सिंधु क्षेत्र है उस समय ये माना जाता था कि वह अत्यधिक मतलब सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र था। अत्यधिक वर्षा नहीं कहते हैं लेकिन सामान्य वर्षा कह सकते हैं, सामान्य वाला क्षेत्र रहा हुआ उसमें लगभग 2350 ईसा पूर्व। लेकिन बाद में धीरे धीरे वहाँ वह मौसम शुष्क होता गया और वो कम वर्षा वाला क्षेत्र रह गया। इसके बाद अब आगे बात करते हैं कि इसमें जब कम वर्षा थी उसी प्रकार से वहाँ अन्न उपजाए जाते थे, लेकिन फिर भी कुछ अन्न ऐसे उपजाए गए हैं तो इससे ये प्रमाणित होता है कि वहाँ वर्षा कभी कभी अधिक हो जाया करती है, जैसे धान। और इसके अलावा ये लोग गेहूं जौ की भी खेती किया करते थे और गेहूं जौ राई मटर और तिल सरसों इसकी खेती किया करते थे। इसके अलावा जो चावल के उत्पादन के साक्ष्य हैं, चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं वो लोथल और रंगपुर से मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल के उत्पादन साक्ष्य कहाँ मिले हैं, लोथल और रंगपुर से मिले हैं। इसके अलावा लोथल
और सौराष्ट्र जो गुजरात का क्षेत्र है लोथल, और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, लोथल और सौराष्ट्र। इसके अलावा चावल है लोथल और रंगपुर। अब हम बात करते हैं कि जैसे जो हल का प्रयोग, सिंधुवासी जो थे हल के प्रयोग से परिचित थे, और जो कालीबंगा जो स्थान है, कालीबंगा में जुते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए हल के निशान के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। जो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हल के निशान कहाँ मिले? कालीबंगा से। अब हम बात करते हैं इसमें, जैसे पशुपालन की बात करते हैं, पशुपालन, ये लोग मतलब बैल, गाय, भैंस, बकरी और सुअर, भेड़ इत्यादि पालते थे। इसके अलावा इनमें जो कुबड़ वाला सांड था, जिस सांड के कुबड़ था, वह सांड अत्यधिक लोकप्रिय था। अर्थात एक प्रकार से जो कुबड़ वाले सांड से खेती का भी काम लेते थे, उसकी पूजा भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में मुद्राएं मिली है, उससे ऐसा आभास होता है। इसके अलावा ये लोग हाथी घोड़े से परिचित थे, और घोड़े की जो हड्डियां मिली हैं हड़प्पा सभ्यता में, घोड़े की हड्डियां मिली हैं सुर कोटदा स्थान पर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा ये हड़प्पा सभ्यता के लोग हाथी और गंडे से भी परिचित थे। अगर शिल्प और तकनीकी की बात की जाए तो हड़प्पा में कांसे के औजार मिले हैं, कांसे के औजार मिले, हथियार मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा सभ्यता में के अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो में एक सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, इससे ये पता चलता है कि वह लोग कपास उगाया करते थे या कपास से परिचित थे। इसके अलावा तकलियों का भी इस्तेमाल मिला है, और इसके अलावा वहाँ पे कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप भी मिली है। और इसके बाद अब आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत के बारे में। अगर हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर, हड्डी और धातु का व्यापार किया करते थे। साथ ही साथ यह एक प्रकार से व्यापारिक और बड़िक वर्ग था, और ऐसा माना भी जाता है कि हड़प्पा का शासन था बड़िक वर्ग के हाथों में था। और व्यापार मुख्य रूप से जो व्यापार था वो लेन देन जो धातु के सिक्के थे उसके रूप में नहीं किया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था मुख्य रूप से मेसोपोटामिया, या जो इसमें जब जिसे वर्तमान में इराक है, उससे व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में हड़प्पा संबंधित वस्तुएं मिली हैं, और हड़प्पा में मेसोपोटामिया संबंधित वस्तुएं या मोहरें मिली हैं। और हड़प्पा का जो व्यापार था, ऐसा भी माना जाता है मिस्र से भी हड़प्पा का व्यापार था, क्योंकि मिस्र में हड़प्पाई प्रकार के गुड़िया का अवशेष मिला है। और हम आगे बात करते हैं कि जो हड़प्पा में जो मेसोपोटामिया से जो व्यापार हुआ करता था, उसमें मेसोपोटामिया मेलुहा नामक स्थान है, वहाँ पे एक अभिलेख मिला है, उसमें बताया गया है कि उनका व्यापार हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में पोत निर्माण या जहाज निर्माण का काम हुआ करता था। वो गुजरात के जो लोथल बंदरगाह है, वहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह मिला है, वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। लोथल से जो जहाज जाया करते थे वो विदेशों में जाया करते थे समुद्र के रास्ते, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा माना गया है। इसके बाद बात करेंगे राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता में किसी राजतंत्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कि जैसे कोई वंशानुगत राजा, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि किसी ना किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होता था इसका राजनीतिक तंत्र। और केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत यही माना जाता था कि गढ़ या समूह के तंत्र के रूप में हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक शक्ति को संचालित किया जाता था, या राजनीतिक जो प्रशासन था चलाया जाता था। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि बड़े या व्यापारी वर्ग के हाथ में शासन प्रशासन व्यवस्था थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती के बाद मुख्य रूप से व्यापार का ही काम किया करते थे। और आगे इसमें माना जाता है कि हड़प्पा का जो शासन था गढ़ या समूह के रूप में एक जनतंत्रात्मक शासन था, या डेमोक्रेटिक रूप में शासन वहाँ पे किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो युद्ध से परिचित नहीं थे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि युद्ध के भी कोई भी साक्ष्य वहाँ नहीं मिले हैं। और आगे इसमें
जो राजनीतिक संगठन के अंतर्गत ये है कि ये माना जाता है कि जो बड़े व्यापारी के अलावा जो शासन प्रशासन था वो पुरोहित वर्ग के हाथों में भी संचालित किया जाता था। पुरोहित वर्ग, बड़े व्यापारी पुरोहित वर्ग। इसके बाद राजनीतिक संगठन के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो मैके एक इतिहासकार है उसने ये बताया है कि जो मोहनजोदड़ो का शासन था, मोहनजोदड़ो जो नगर था उसका शासन था, एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। प्रतिनिधि शासक अर्थात ऐसा शासक जो जनता के द्वारा चुना गया हो। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय अप्रत्यक्ष रूप से मोहनजोदड़ो में जो वोट प्रणाली थी वो लागू थी। अब हम आगे बात करेंगे कि यहाँ का जो सामाजिक जीवन है किस प्रकार था। सामाजिक जीवन या संगठन, सामाजिक जीवन परंपरागत तौर पर जो इकाई थी, प्राथमिक इकाई थी परिवार थी। हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता परिवार थी, और उसमें जो मातृ पूजा हुआ करती थी, जो ऐसी मोहरें मिली हैं कि मातृ पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मातृ पूजा तो ऐसा ही माना जाता है, मातृ सत्तात्मक परिवार व्यवस्था थी या मातृ सत्तात्मक तंत्र था। अर्थात जिसमें जो महिला थी जो उसी को परिवार का मुखिया माना जाता है, ऐसा साक्ष्य मिला है। इसके बाद उसमें बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोग शांतिप्रिय अधिक थे और युद्धप्रिय कम थे। और जो इसमें हड़प्पा सभ्यता में जो नगर रचना मिली है, कुछ पूजा स्थल मिले हैं, इसके अलावा जो शवों को दफनाने की प्रक्रिया है और कुछ मूर्तियां मिली हैं, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक वर्ग के अंतर्गत जो कई प्रकार के वर्ग थे उन्हें विभाजित था। जैसे सबसे पहले बड़े वर्ग या व्यापारी वर्ग था, दूसरे नंबर पर कृषक या मजदूर वर्ग था, इसके अलावा पुरोहित वर्ग भी था, और पुरोहित वर्ग के अलावा अन्य जो वर्ग थे, जो निम्न स्तर के वर्ग थे वो भी आते थे। अर्थात 4 वर्गों की व्यवस्था ना होकर कई वर्गों की व्यवस्था थी सामाजिक जीवन के अंतर्गत। और इसमें अधिकारी भी आते थे, शिल्पी भी आते थे, जुलाहे और श्रमिक भी आते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, और सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे, और पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते थे, महिलाएं बड़ा सा जूड़ा लगाया करती थी। और यहाँ पासे का खेल, नृत्य, शिकार और पशुओं की जो लड़ाई थी वो मनोरंजन के साधन थे। अब आगे बात करते हैं कि धार्मिक प्रथाएं या धार्मिक जीवन। धार्मिक प्रथा में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत स्त्री मूर्तियां कई मिली हैं, कई हजारों संख्या मिली हैं, और पकी स्त्री की संख्या मिली है। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ पूजा जो थी, मातृ पूजा को किया करते थे। और मातृ पूजा के अंतर्गत जो एक उर्वरता की देवी है, उर्वरता की देवी, इसकी मूर्ति मिली है, जिसे गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, और एक कृषि की उर्वरता की प्रतीक के रूप में इस देवी की पूजा होती होगी। और सिंधु घाटी के पुरुष देवताओं की बात की जाए तो इसमें एक योगी का चित्र एक मुद्रा पर मिला है, और वह पद्मासन की मुद्रा में बैठा, इसके चारों ओर एक हाथी, बाघ और गैंडा, इसके अलावा जो एक भैंसा भी इसके पास मिला है, योगी पास में मुद्रा पर, और 2 हिरण मिले हैं। और इसे पशुपति महादेव कहा है, जिसे मैक्स मूलर ने आद्य शिव के रूप में माना है। पशुपति महादेव, आद्य शिव, शिव की पूर्व अवस्था या शंकर की पूर्व अवस्था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो आद्य शिव की अवधारणा है, उसके अंतर्गत लिंग पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि धार्मिक प्रथाओं के अंतर्गत ये लोग पशु और जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधों वनस्पतियों की पूजा किया करते थे, और जिसके अंतर्गत पीपल का वृक्ष इनके लिए पवित्र था, और गैंडा भी एक
पवित्र पशु माना जाता था जिसकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा इसमें गौ पूजन या गाय के पूजन का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। यह प्रश्न आया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर की पूजा का साक्ष्य नहीं मिला, तो गाय के पूजन का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जब गैंडे के पूजन का प्रमाण मिला है। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें खोदी गई है उस पे स्वास्तिक का जो चिन्ह है वह मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। और साथ ही साथ स्वास्तिक के चिन्ह के साथ साथ कुछ यज्ञ वेदिकाएं भी अवशेष के रूप में मिली है स्वास्तिक के चिन्ह। और स्वास्तिक चिन्ह एक पवित्र चिन्ह, मांगलिक चिन्ह माना जाता रहा होगा। और इस चिन्ह को चतुर्भुज ब्रह्मा के नाम से स्वीकार किया जाता था, इसकी पूजा की जाती थी। इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा की लिपि। हड़प्पाई लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1925 में किया गया था बर्डेल के द्वारा, लेकिन यह लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। यह लिपि एक प्रकार की चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि है जिसे पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है, पिक्टोग्राफ। और यह लिपि ध्वनि, स्वर और इसके अलावा ध्वनि, स्वर और जो अन्य हाव भाव होते हैं उनको प्रकट करती है। और इस लिपि में जो आकृतियां बनी होती हैं वह किसी भाव को बताती है, किसी वस्तु को बताती है, किसी ध्वनि आवाज को बताती है। और इस लिपि के अंतर्गत मछली, चिड़िया और मानव आकृति वो बनी पाई गई हैं। और भाव चित्रात्मक लिपि अभी भी इस प्रकार की लिपि है वो चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में पिक्टोग्राफ के रूप में प्रचलित, हालांकि वो हड़प्पा की सभ्यता से बिल्कुल अलग है। और इसमें जो लिपि है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है। और साथ ही साथ इसमें बाएं से जो दाएं लिपि है उसके साक्ष्य मिले हैं। जो दाएं से बाएं लिपि है उसे फारसी लिपि के समतुल्य माना गया है। और जो बाएं से दाएं लिपि है उसे ब्राह्मी लिपि के समतुल्य माना गया है। और जो सिंधु लिपि थी या हड़प्पाई लिपि थी, इसके बारे में सबसे पहले जो विचार व्यक्त किया था या इसके बारे में जो खोज का प्रयास किया था वो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अगर पाट और माप तौल की बात की जाए तो पाट और माप तौल के अंतर्गत कई प्रकार के बाट मिले हैं, मनके मिले हैं, जवाहरात मिले हैं। और उसमें 16 की जो इकाई थी उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता में बाट और माप तौल किया जाता। 16 की इकाई के आवर्तक के रूप में, जैसे 16 के आवर्तक के साथ जैसे 16 का आवर्तक जैसे 64, इस क्रम में बढ़ते चले जाएं, इस इकाई को प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा जो सीप का प्रयोग किया जाता था माप तौल के लिए, सीप के अलावा लोथन से हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है, लोथन से स्केल मिला है हाथी दांत का बना हुआ। और सुरकोटदा से एक तराजू मिला है। ये प्रश्न आया एक बार। अब हम बात करते हैं आगे कि मृत भांड। हड़प्पा सभ्यता में मृत भांड मिले, अर्थात मिट्टी के पके हुए बर्तन मिले हैं। ये लाल और गुलाबी रंग के मिले हैं, लाल गुलाबी रंग के। और मृत भांडों पर भी सिंधु लिपि अंकित है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा जो अंतिम संस्कार, इससे प्रश्न आ जाता है कभी कभी। हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। जैसे दाह संस्कार, इसमें शरीर को पूर्णतः जला दिया जाता था, मृत शरीर को,
और कुछ भी शेष नहीं रहता था। दूसरा, दफनाने की जो परंपरा थी, इसमें जो मृत शरीर को दफना दिया जाता था और दफनाने के साथ कभी कभी मृत शरीर के साथ में उसका जो कुत्ता या पालतू कुत्ता था उसे भी दफना दिया जाता था, ऐसा चीजें। और इसके अलावा तीसरी जो प्रथा थी, इसमें जो आंशिक दाह संस्कार की, उसमें सबको वैसे खुले में छोड़ दिया जाता था और पशु पक्षियों को खाने के लिए। और इसी प्रथा से जो पारसी की जो दाह संस्कार प्रथा है, इसी प्रथा से प्रेरित है। अब आगे बात करते हैं कि जो मृतक थे उनको सामान्यतः उत्तर और दक्षिण की दिशा में दफनाया जाता था। सामान्यतः अधिकतर ऐसी कब्रें मिली हैं, लेकिन जो हड़प्पा और कालीबंगा में दक्षिण उत्तर के क्रम में भी कुछ कब्रें मिली हैं और साथ ही साथ लोथल में पूर्व पश्चिम की दिशा में कब्रें मिली हैं। दफना सब इन दिशाओं में दफनाए गए हैं। और हड़प्पा सभ्यता की बात करें, इसके पतन की बात करें, सिंधु सभ्यता के पतन की, इसके इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। जैसे गार्डन चाइल्ड ने ये मत दिया है कि विदेशी आक्रमण या आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हो गई या सभ्यता का पतन हो गया। और जॉन मार्शल ने इसके लिए भूकंप को उत्तरदायी माना है, जॉन मार्शल। और इसके अलावा अन्य इतिहासकार हैं, जैसे स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन, इस शब्द को इस तथ्य को काफी हद तक मान्यता मिली है। इसके अलावा व्हीलर ने आकस्मिक विनाश अर्थात विदेशी आक्रमण को इस सभ्यता के पतन का उत्तरदायी बताया व्हीलर ने। और व्हीलर के बाद बात करते हैं कि एम.आर. साहनी ने इस सभ्यता के लिए भूतात्विक परिवर्तन को उत्तरदायी बताया। लेकिन जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत बाढ़ और सूखा की पुनरावृत्ति, लेकिन इसमें बार बार सूखा आने से यह सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये तो वह हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित प्रमुख तथ्य।